चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पागरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख बड़ा सबला भाया और बहना ने राम राम सा भाई बहना चौपाल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा ने प्रचार प्रसार करवाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, किसाना का ताणी मजदूरा का ताणी सोच वाला डॉक्टर अंबेडकर, समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर। ईशाना कतरा ही विशेषण है जो डॉक्टर साहब के नाम का आगा आप लगा सका हाँ, वह विशेषण को प्रयोग आप कर सका। वास्तव में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो जीवन है, वहाँ को जो जीवन चरित्र है, वो एक महासागर की जान है जिसमें आता मैं जतरा गोता लगावा उतरा ही आपने सीप और मोती देखबाने में दी। तो आज का जो ये चौपाल प्रोग्राम में आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर ही आप विचार कह रहा, साथ ही साथ वहाँ की जो शिक्षा और वहाँ का जो दिखाड़ो मार्गदर्शन हो वो आज का संदर्भ में कतरोक समायुक्त है, इ पर भी आप बात कर रहा। ये कार्यक्रम में आप दो मेहमाना ने आमंत्रित करें हाँ, जहाँ कोलखान में करा दूँ। आप हैं श्री नवरत्न जी नारायण साहब। नारायण साहब आपको स्वागत है, राम राम। आप संगठन सचिव हैं अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर में, और विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी परिवैद जी आपने बीच में हैं, राम राम साहब। डॉक्टर साहब आप सहायक आचार्य हैं लोक प्रशासन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नारायण साहब मैं था कहने ये पूछाऊँ और ये आप जानना चाहूँ कि जो बाबा साहब को जो जीवन है वो एक प्रकार यहाँ आप मान सका कि जो को बचपन को नाम हो भीमा भीवा ने खेत किया करता, और बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो एक वो जो जीवन को जो पूरा एक गति ही जीवन को जो चरित्र है वहाँ की जो यशोगाथा है वह संक्षिप्त में के भाई बहना ने एक बार मथा का मुन्ना सुनना चाहूँ। धन्यवाद गोविंद जी। थे ये पूछा कि बाबा साहब भीमा से भीमराव अंबेडकर के यहाँ बने। बाबा साहब जीवन में जो भीमा को जो बचपन को जो जीवन छो वो बड़ो ही कठिनाईपूर्ण छो, वो उनके की जो स्थिति परिस्थिति थी वो टाइम की वो बड़ा ही कठिनाईपूर्ण में वे अपनी शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण करता हुआ भीमा से भीमराव अंबेडकर के माध्यम से जो रास्ता तय कराया, क्योंकि वो टाइम जो व्यवस्था थी भीमराव अंबेडकर के सामने जो बाबा साहब चाह वह आबाड़ा आज का तो युग पुरुष है, अपन वो टाइम जब युग पुरुष की शुरुआत करे और जब वो बचपन को जीवन जो तो अनेक कठिनाई का माध्यम से वे जीवन जीता हुआ शिक्षा पद्धति लेता हुए आगे बढ़ा। वो दौरान ही वहाँ का जो शिक्षक था केशव कृष्ण अंबेडकर जी, वहाँ का माध्यम से वे शिक्षा लेता लेता आगे बढ़े और भीमा से भीमराव अंबेडकर को नाम जो अंबेडकर को नाम दिया, जो केशव कृष्ण जो वहाँ का शिक्षक था वही अंबेडकर को वहाँ उपनाम दे वहाँ डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की उपाधि प्रदान करी, क्योंकि बचपन को जो संघर्ष और बचपन की जो उनकी जो समाज व्यवस्था थी उसके दौरान वहाँ ने अनेक ऐसी घटनाएं अपन कर कौन सका, क्योंकि कई पुस्तकों के माध्यम से वहाँ के जीवन चरित्र के माध्यम से मैं आज अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से बाबा साहब को जो वे आज वहाँ का अनुसूचित जाति और जनजाति के माध्यम से जो उत्थान और वहाँ को विकास और वहाँ की संरचना के माध्यम से जो आबाड़ा 500 साल 1000 साल की आगे की संरचना वे वो टाइम में देखा जाए जो आज वहाँ के समाज का लोग जी रहे थे आज शिक्षा पद्धति के माध्यम से या व्यापार में क्षेत्र में उन्नति का माध्यम से जो बाबा साहब की देन थी, जो आज मैं आज सब लोग था के सामने बैठा आज बाबा साहब का जीवन चरित्र विचार कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। और बाबा साहब को जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरे बचपन में, तो वहाँ के शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि जब जी व्यक्ति में और जी बच्चा में उपलब्धि हो जाए उन्हें कोई ना कोई भगवान को भी सारो रहे हो और कोई ना कोई प्राकृतिक भी जब उनके साथ खड़ी रहे हो, तो वहाँ ने केशव कृष्ण जो वहाँ का शिक्षक था वे वहाँ ने शिक्षा पद्धति से आगे बढ़ाता गया और वहाँ ने जो अम्बेडकर को नाम दिया जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भीमा से बाबा राव भीमराव अम्बेडकर बनवा की यह व्यवस्था रही। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आप नवरत्न जी। लक्ष्मी जी, डॉक्टर साहब आपका नाम मैं पूछूँ, और डॉक्टर साहब का जो जीवन हो में मुख्य जो विषय हो जी पर वे बहुत ज़्यादा फोकस करो वह है शिक्षा। शिक्षा पर वे बहुत ज़्यादा महत्व दियो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो को नारो भी दियो। तो शिक्षा पर वे की तरह हिसाब से काम करो और वहाँ का कई विचार है। गोविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अंबेडकर जी पर विचार व्यक्त करना ही अपने आप में एक, मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अंबेडकर जी की सारी ही उपलब्धियाँ रही हैं,
बल्कि मैं ये कहूँ कि जब हम अंबेडकर जी का नाम लेते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे होते, हम पूरी एक विचारधारा का नाम ले रहे होते हैं, एक बहुत ही अच्छा आदर्श रूप जिनको हम पहचानते हैं। शिक्षा के बारे में हो या महिलाओं के बारे में हो या सामाजिक न्याय के बारे में हो, उन्होंने सभी पहलुओं पर बहुत ही गंभीरता से समाज को एक नया मार्गदर्शन दिया था। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षा एक ऐसा, मतलब उन्होंने एक औजार की तरह माना कि समाज की प्रगति विकास अगर हमें कहीं से भी करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षा को महत्व देना होगा। उन्होंने ये तक भी कहा कि अगर आपका बच्चा सुबह उठ के अगरबत्ती जोड़ता है तो अगरबत्ती तो बाद में की बात है, लेकिन अगर आप उसको एक किताब और कलम हाथ में देते हैं तो वो खुशबू जो होगी वो ज़िंदगी भर महकेगी, और अगरबत्ती की खुशबू तो 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने शिक्षा के महत्व को हर तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी, तो उसमें आप ये देखिए कि 50,000 से ज़्यादा उनकी खुद की किताबें थी, उनकी खुद की निजी लाइब्रेरी थी जो उस समय में मतलब बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी कही जाती थी। तो शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी चीज़ को पाना या समझना, यानी कि ये तक भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये तक भी कही कि अगर आप किसी से लड़ने जाने हैं, लड़ने जाइए, क्योंकि आपको अगर संघर्ष करना है तो लड़िए, लेकिन लड़ने से पहले पढ़िए। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर आप लड़ने जा रहे हैं और बिना पढ़े जा रहे हैं, आपको कानूनों का या आपको किसी चीज़ के अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, तो आप वो लड़ाई निश्चित रूप से हारेंगे अगर आपने उसके अंदर किसी तरीके की पढ़ाई नहीं की है। तो ये सब चीज़ें हैं, और शिक्षा ही उन्होंने, मतलब वो इतना पढ़ाई किया करते थे गोविंद छिपा जी कि मतलब वो ये कहते थे कि जितना मैंने खाना नहीं खाया जीवन में उतना मैंने पढ़ाई की है। और यह बात जो है, ये बात ने शायद द्योतक है कि भाई पढ़ाई को, शिक्षा को वहाँ के जीवन में, और वे खुद तो पढ़ाई लिखाई करता ही है कि समाज का हर तबका ने, सब ने यान किया करता है कि भाई पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, समय को खराब मत करो, कुरीतियाँ में आप मत फंसो, है ना। बजाय दूसरी बात है मैं समय बर्बाद करवा के, और जो पढ़ाई पर अगर आप समय लगाओ तो वो ज़्यादा अपने जीवन में सार्थक बना सके। जी बिल्कुल। नवरत्न जी, वहाँ को एक राजनीतिक सफ़र भी हो और समाज सुधारक तो वे हाई हा वहाँ को, जो अगर बारजान मैडम कह रही कि भाई डॉक्टर साहब को नाम आता ही और एक जो छवि बने हैं वह समाज सुधारक की ज़्यादा बने हैं, फिर भी वहाँ को राजनीतिक जीवन भी हो, तो राजनीतिक जीवन में वह को कई खास उपलब्धियाँ ही, कई विचारधारा ही, कई योगदान हो, और सामाजिक जीवन में वहाँ का कई विचारधारा ही। देखो गोविंद जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में समाज सुधार के माध्यम से काम किया। राजनीतिक क्षेत्र में आने का ये व्यवस्था थी कि राजनीतिक क्षेत्र में बाबा साहब जब गए, बॉम्बे विधान परिषद के जब सदस्य बने, बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद में जब उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम रखा तो 1936 से लेके 1956 तक उनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। उसमें राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से उन्होंने समाज के हित में काम किया। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जो पिछड़े तबके के लोग थे, उनको अपना अधिकार दिलाने के लिए काम किया, उनको लिए आरक्षण व्यवस्था का काम किया, उनके लिए सीटें सुनिश्चित करने का काम किया कि जब आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से जनजाति व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, अपने अधिकारों की अपनी बात रखेगा, और अपनी जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में जहां कानून बनता है, कानून में अपना अधिकार मिलता है, उसके माध्यम से उनको अपना लाभ दिलाने के लिए उन्होंने कभी राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं की, अपने लोगों के लिए राजनीति करी, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करी, अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीति करी। हमेशा राजनीति में कहीं ना कहीं उनको पीछे भी हटना पड़ा, कई लोगों ने उनको आगे बढ़ने भी नहीं दिया, कई लोगों ने उनको रोका भी। पर बाबा साहब का हमेशा यह था कि मैं मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे गरीब तबके के लोग, जो गरीब तबकों का लोगों का विकास नहीं हो पाया, उन लोगों का विकास हो राजनीति के माध्यम से, राजनीति के संरक्षण के माध्यम से। ये अपनी जाए, जब पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में जब अनुसूचित जनजाति और जनजाति के माध्यम से जो सीटों का आरक्षण हुआ था, तो अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने जब इसका विरोध किया था कि भाई जब ये आरक्षित लोगों के लिए जब सीटें, लोकसभा की सीटें आरक्षित हुई थी, विधानसभा की सीटें आरक्षित हुई, तो अन्य लोगों ने इसका विरोध किया था। तो बाबा साहब ने पूना पैक्ट के साथ उन लोगों जो विरोध करने वाले लोग थे उनके साथ बैठ के इसका समझाइश किया, और हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए सीटें आरक्षित करो, उनको राजनीति के लिए नए रास्ते खोले, और राजनीति में जाकर
जो राजस्थान जैसे राज्य की सबसे बड़ी पंचायत या लोकसभा की जो राष्ट्र देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर वो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे जो अब SC ST के लोग थे उनके लिए विषय में बात रखे, उनके लिए आरक्षण बनाए, उनके लिए कानून पद्धति बनाए, उनका शिक्षा के प्रति अग्रसर। उन्होंने महिला शिक्षाओं के लिए बहुत काम किया। जब वो महिला शिक्षाओं के लिए बात करते थे उन्होंने स्कूलों के माध्यम से बहुत काम किया, विश्वविद्यालयों के माध्यम से काम किया, बड़ी बड़ी सभाएं करी और लोगों को आकर्षित किया कि जब तक आप एजुकेशन के माध्यम से अपने जब मस्तिष्क के द्वार एजुकेशन आप प्राप्त करोगे, आपके मस्तिष्क के द्वार खुलेंगे, आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। तो इस माध्यम से उन्होंने अनेक क्षेत्र में हमारे जैसे भी पूरे भारतवर्ष में जहाँ हमारे SC के लोग थे या जब जो SC के लोगों को क्या शुरू से एक बैकवर्ड इलाके में रहते तो उनको कभी ना तो शिक्षा का ज्ञान था ना कोई सामाजिक संरचना का ज्ञान था। तो उनको हमेशा ये बोलते थे कि शिक्षा के माध्यम से आप अपनी समाज की संरचना और अच्छा पहनोगे, अच्छा खाओगे और अच्छा लिखोगे, अच्छा पढ़ोगे तो आप एक अपनी व्यवस्थित जिंदगी जी सकोगे, आप आने वाली पीढ़ी को आप रास्ता दिखाओगे। आज बाबा साहब ने हमारे लिए अनेक ऐसे विजन किए क्योंकि युग पुरुष के माध्यम से बाबा साहब ने आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो काम किया वो तो वर्षों वर्षों तक कोई व्यक्ति आज तक ना कर पाए, नहीं कर पाएगा। महिला शिक्षा की बात मैडम मैं था सो दोबारा से यूँ करना चाहूँ कि आज आप तो एक ओहदा पर पहुँच गया और एक विश्वविद्यालय में एक सम्मानित पद पर रहता हुआ शिक्षा को प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन आप अगर बाबा साहब का जमाना पर देखा तो भी वक्त एक पुरुष ना पढ़ो इतना बड़ो भारी काम हो जो महिला शिक्षा की तो बात करबो ही, लेकिन उस जमाना में भी बाबा साहब महिला शिक्षा के ताणी बात की तो वे कई परिस्थितियां ही ख्याल भी बात न रख पाया। सर जैसे हम बाबा राम अपने अंबेडकर जी के बारे में बात करते हैं तो हम उनको एक क्रांतिकारी पुरुष के रूप में जानते हैं। क्रांतिकारी पुरुष के रूप में जानने का मतलब ये हुआ कि उससे पहले की सामाजिक व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही नगण्य थी। और महिलाओं के बारे में अगर आप शिक्षा के बारे में बात करें तो वो तो जब ये बात है कि 10th क्लास या वो जो उस समय पास उन्होंने की थी वो एक पुरुष थे बाबा जी, तो उन्हीं के लिए बहुत बड़ी बात थी। महिलाओं का तो खैर उस समय कोई स्थान ऐसा था ही नहीं। तो उन्होंने ये देखा क्योंकि महिलाएं जब तक जागृत नहीं होंगी, क्योंकि उनका ये कहना था सर कि अगर आपने एक स्त्री को पढ़ाया है तो आप पूरी पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं। उनका ये मानना था कि स्त्री का शिक्षित होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा परिवार समाज जो है वो स्त्री अपने बच्चों को सिखा सकती है, आने वाला समाज उससे विकसित हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस गंभीरता को समझा और वो ही एक प्रथम वो थे जिन्होंने सामाजिक रूप से पटल पर वो इस बात को लाए, जिसके लिए मैं कहती हूँ कि आज हमारा समाज बल्कि पूरा सिर्फ ST SC समाज ही नहीं, मैं कहती हूँ संपूर्ण उनके लिए उन्होंने उत्थान का काम किया, क्योंकि वो एक ऐसे थे जो सामाजिक न्याय के बारे में बात किया करते थे। तो सामाजिक न्याय से उनका मतलब ये था कि किसी भी तरीके से जो बहुत ही दबी हुई स्थिति थी उन सबसे उबरने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए जो कि उस समय के लिए बहुत ज़रूरी थे। सर आज मैं आपके पास यहाँ मंच पे बैठी हूँ तो आप ये मान के चलिए ये बाबा साहब का योगदान है जो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ सर, वरना महिलाओं की स्थिति तो ऐसी थी कि घर के चूल्हे चौके से ऊपर उठने की उनकी बात ही नहीं थी, ना उनको कोई मंच दिया जाता था अपनी बात कहने के लिए। जमाना का जो बाकी जो महापुरुष हा जन महात्मा गांधी हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हा, तो गांधी जी और अंबेडकर जी एक दूसरा ने बहुत पसंद भी करता है, बहुत एक दूसरे को आदर भी करता है, एक दूसरे के विचार बहुत सारा मतभेद होता हुआ भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आदर करता है। तो वे गांधी जी और अंबेडकर जी का जो रिश्ता है जी और वहाँ का जो समान विचार है वे कौन सा विचार है? देखिए बात यह है कि अगर एक बार के लिए हम बात करें तो गांधी जी भी हमारे पूरे देश को आज़ाद कराना चाह रहे थे। तो बात चाहे देश को आज़ाद कराने की हो और चाहे जैसे अंबेडकर जी हैं वो बात कर रहे हैं विचारों से, मानसिकता से ऊपर उठने की बातें, तो वो उन्होंने ये कहा है कि जैसे गांधी जी ये बात कहते थे कि अहिंसा तो या फिर क्या कहते दलितों का मतलब अछूत से वो उनको नहीं मानते थे, है ना। उसी तरीके से अंबेडकर जी क्या बात किया करते थे कि वो ये कहते थे कि जाति प्रथा जो है वो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जानी चाहिए। जैसे कि उन्होंने आपने पढ़ा भी होगा सर कि मनुस्मृति जो थी जिसमें बताया गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो एक बार की घटना है कि अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जला दी थी। उस समय काफ़ी मतलब विरोध भी हुआ, सब कुछ भी हुआ, क्योंकि वो ये कहते थे कि ईश्वर के यहाँ से हम सब समान रूप से आए हैं, तो यहाँ पर ये जाति का काम कैसे,
क्योंकि सर ये जिस पे गुजरता है ना, जैसे कहते हैं ना, जिसके पड़े ना पैर बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो सर जो दलित व्यक्ति होता है, जब उसके साथ समाज में अन्याय हो रहा होता है और उसको समान नहीं समझा जाता है, तब वही व्यक्ति जानता है कि उसको उस समय उसकी मानसिकता का स्तर कैसा है। मतलब गांधी जी राजनीतिक तरीके से ज्यादा करते थे, वो सामाजिक विचार वहाँ का ज्यादा थे। जैसे वो अहिंसा को ज्यादा मानते थे, तो वो कहते थे कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। दोनों के पथ एक ही थे, लेकिन वो तो अपने विचारों को कहने का एक सर तरीका। जी, संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब ने विशेष तौर जाने हैं। अगर अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नाम ले, 5वीं क्लास का बच्चा नहीं पूछो जो बाकी कहीं ना जाने, लेकिन संविधान निर्माण कौन करो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करो। हालांकि उनमें 7 मेंबर रहा, लेकिन ज़्यादातर काम जो है, ज़्यादातर का ही करीब पूरा काम ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही करो। तो संविधान निर्माण की कई प्रक्रिया ही, वहाँ का कई विचार रहा, कौन सी परिस्थितियों आने सामना करना पड़ी। गोविंद जी, बाबा साहब जब 26 नवंबर को जब संविधान की प्रकल्पना करी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, गणराज्य भारत बना, तो बाबा साहब ने सभी समाज की व्यवस्थाओं को, सभी प्रत्येक व्यक्ति के अपने अधिकारों को, इस देश का पूरा संविधान एक ऐसे माध्यम से लिखा गया कि किसी का भी अधिकार वंचित नहीं रहे और सबों को संपूर्ण अधिकार मिले और कोई भी किसी अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहे। उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत प्रयास किया। 7 लोगों की समिति बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जब संविधान की संरचना और संविधान का लिखने का जब काम किया, तो बिल्कुल पूरा अध्ययन जो आज अपन जो बैठे हैं और आज के आने वाले 100 साल 200 साल या 500 साल की जो स्थिति परिस्थिति उन्होंने उस टाइम सोची, तो वो एक युग पुरुष ही थे कि उन्होंने आज 5 साल, आज 1950, आज इतना टाइम हो गया, 75 साल हमारे हो गए संविधान को लिखने के बाद, तो उन्होंने आज तक के संविधान लिखने की आज की स्थिति को उन्होंने 75 साल पहले अवगत थे। तो ऐसे युग पुरुष ही थे, ऐसे दिव्य पुरुष ही थे, तो उनको कहीं ना कहीं सभी समाजों के लिए, सभी के अधिकारों के लिए, सभी को पूर्ण अधिकार देने के लिए एक संविधान की संरचना करी। तो इसलिए संविधान संवादापन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं, तो उन्होंने पूरा संरचना के माध्यम से सभी लोगों को अपने अधिकार और संविधान के माध्यम से सबों को अपने अधिकार कर्तव्यों का पालन करने का दिया। तो बाबा साहब ने जब ये संविधान की सब संरचना माध्यम से की, तो उन्होंने जब 1950 में संविधान की पूर्ण रूप से जब की और भारत एक गणराज्य बना, तभी उन्होंने आज के 100 साल पहले और 100 साल पहले की स्थिति से अवगत है। तो इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो सबों को समान रूप से करने का काम किया। जी, और संविधान एक शान को लिखे हुए जो पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व में सबसे श्रेष्ठतम संविधान के रूप में अपना भारत देश का संविधान ने मान्यता मिली है। और सब आश्चर्य कर रहा है कि अतरा विविध समाज रहता हुआ, अतरा विभिन्नता भरे देश है, लेकिन एकता के सूत्र में बड़ा महापुरुष जो एकता के सूत्र में अपना देश ने पिरोबा काम करो, ऊपर मोहर लगाबा को एक तरह से काम करे तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही है। और खेती की बात करा, क्योंकि अपने नवरत्न जी, अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है और अधिकांश लोग आज भी खेती कर रहे हैं। खेती पर ही अपना अर्थचक्र भी अपने देश को, अगर जी धुरी पर अपने देश को अर्थचक्र घूमे वो खेती है। तो कृषि ने ले बाबा साहब का कई विचार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा कृषि प्रधान, हमारा देश कृषि प्रधान रहा। हमारे अधिकतर 80 से 90% की जो जनसंख्या तो कृषि पर आधारित थी। और आप गांव के दूर दराजों में जाओगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कृषि पर ही आधारित है। तो उन्होंने उनके कृषि पर आधारित रहते हुए उनको सामूहिक खेती के लिए किया कि सामूहिक खेती जब अपन करेंगे एक संभव होगा, सब मिलकर एक बड़े स्तर पर हम खेती कर पाएंगे, उत्पादन ज़्यादा हो पाएगा। सामूहिक खेती के नए विचार, उन्होंने शिक्षा के माध्यम से उनको नए विचार डेवलप करने का काम किया। भाई आपकी कृषि इस संसाधनों से करना है। उचित मूल्यों के लिए उन्होंने पुरजोर विरोध किया सरकार के माध्यम से, जहां उन्होंने बात उठाई कि जो हमारा किसान कृषि कर रहा है और उसकी उचित मूल्य की, उनकी जो भी फसल है उनको उचित मूल्य मिले और उचित मूल्य पे उनका फसल का भुगतान और उनको पूरा पैसा उनके मिले। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। उन्होंने एक ये व्यवस्था करी जिनकी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जमीनें थी उनको संरक्षित करने का काम किया कि हमेशा मेरे समाज का व्यक्ति जो कृषि पर आधारित है और कृषि से अपनी आजीविका चला रहा है, उनकी जमीनें संरक्षित हो, उनके पास है रहे। और आरक्षण के माध्यम से उन्होंने ये व्यवस्था करी कि भाई इनकी ज़मीनें आप कहीं दूसरे को नहीं बेच सकते। वो भी उन्होंने एक
कहीं ना कहीं क्लोज डालकर ये किया कि भाई जो एससी की ज़मीन है वो एससी के पास ही रहेगी और एसटी की ज़मीन है वो एसटी के पास ही रहेगी, किसी जनरल व्यक्ति के और इनके नहीं हो सकती। तो उन्होंने कि बहुत ही बड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम किया और कृषि के लिए उन्होंने अनेक नवाचारों के माध्यम से हमारे जो कृषि करने वाले लोग थे उनके माध्यम से उचित मूल्य दिलाना, सामूहिक खेती करना, कृषि पर उनको वो करना। वो वक्त में खोती प्रथा को विरोध करियो। खोती प्रथा ही कि भाई जी एक टुकड़ो दे दियो जातो जी पर उन्हें खेती करनी होती है, बाद जमीन वो किसान की खदे भी न हो सकती है। एक प्रावधान वो अंग्रेजों को बनाया अशान को विधान हो कि भाई खेती तो कर सके है, लेकिन उनका जो कानून है वे संचालित हो ही सरकार की ओर से, अंग्रेज सरकार की ओर से आई खोती प्रथा ही। लेकिन बाबा साहब ही को पुरजोर विरोध करो कि भाई जो किसान जमीन के बावण कर रहे है और जो उगा रहे है, जो खून पसीनो एक कर वो जमीन की बावण कर रहे है, उनको अधिकार, उनको मालिकाना हक जो है वो किसान ने ही मिलना, चाहे वो कोई भी समाज को हो, कोई सवर्ण समाज को हो, चाहे कोई दलित समाज को हो। आई खोती प्रथा के विरोध में वहाँ को बहुत बड़ा योगदान दी। गोविंद जी खोती प्रथा के बाबा साहब ने बहुत बड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद जो उस टाइम का शासन प्रशासन था, तो उस शासन प्रशासन पे इतना रहा है कि जो हमारे जिस पे जो हमारा किसान खेती करता था, चाहे वो स्वर्ण जाति का था, चाहे एसटी का था, चाहे एसटी का था, फिर हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद में उनकी राजस्व रिकॉर्ड में उनकी वो ज़मीनें उनके माध्यम से बाबा साहब के प्रयासों से अंकित हो पाई। तो बाबा साहब ने कृषि के माध्यम से लोगों को अपना अधिकार दिलाने के लिए अनेक ऐसे प्रयास किए जिसमें कृषि भी बढ़ी और उनकी ज़मीनें भी संरक्षण जी। मैडम बाबा साहब को जो नाम है वो सामाजिक न्याय के तणी आपा जाना है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता स्थापित करवा में बाबा साहब को कई योगदान हो, कई विचार है और कई मार्गदर्शन हो। सर देखिए, सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो सबको समतुल्य बनाकर चलती है और जो होना भी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बात बताऊं, जब भी बाबा अम्बेडकर जी का हम नाम लेते हैं तो सर उन्होंने ये देखिए कि क्योंकि जो असमानता है वो जैसे लिंग भेद कर लीजिए, जाति भेद समझ लीजिए, या मतलब किसी भी तरीके का, और इसके अलावा जब उन्होंने बात करी तब उन्होंने जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने ये कहा, जैसे महिला शिक्षा को ले लीजिए, है ना, तो महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, क्योंकि महिला समाज का बहुत बड़ा रोल अदा करती है सर, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि हिंदू कोड बिल आया था सर एक, है ना, उसमें उन्होंने ये बताया कि महिलाओं को बहुत विशेष अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि पुनर्विवाह का भी सर उन्होंने जो है बताया, समर्थन किया उन्होंने, बाल विवाह का विरोध किया उन्होंने, फिर महिला शिक्षा के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम भी चलाए। इसके साथ ही आज के डेट में जो आप देख रहे होंगे कि प्रसव के साथ ही महिला को मैटरनिटी लीव मिलती है सर, वो जो आज सारी महिलाएं मैटरनिटी लीव ले रही हैं वो उन्हीं का ही योगदान है, जो प्रत्येक महिला कार्यस्थल पर जाकर के, है ना, और मैटरनिटी लीव लेकर के अपने काम को भी संभाल सकती है और अपने परिवार और बच्चे को भी संभाल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं की ही देन है। इसके अलावा सर शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। नवरत्न जी देखो, आज तो बाबा साहब ने गया भी मैंने जो स्मरण है तो 1956 में वहाँ को निर्वाण दिवस हो, 6 दिसंबर 1956, और अब करीब के बाद काफ़ी लंबो अरसों बीत गयो है, वहाँ के विचार हालांकि देश लाभान्वित हो रही है। अगर आज की परिस्थिति ना आप देखा जितने भी जो भी तो आज की परिस्थितियों में बाबा साहब का जो विचार है एक बात कतरा प्रासंगिक है, और आज का जो युवा है वहाँ की प्रकार से प्रेरणा बाबा साहब से लेनी चाहिए। गोविंद जी, आज भी कहीं ना कहीं बाबा साहब की प्रेरणा, बाबा साहब के विचार प्रत्येक युवा में, प्रत्येक समाज के व्यक्ति में, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति को, या सर्वकास्ट, क्योंकि बाबा साहब ने कभी जाति व्यवस्था नहीं करी थी। बाबा साहब ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये व्यवस्था करी थी क्योंकि दबे कुचले लोग थे, शिक्षा के माध्यम से उनका विकास नहीं हो पाया था, कहीं ना कहीं उनका शुरू से अन्याय हो रहा था। तो बाबा साहब ने हमेशा ये बोला था संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षा प्राप्त करो। तो उन्होंने क्या, आज भी जो युवा हैं जब बाबा साहब की जीवनी पढ़ते हैं तो उनमें एक जोश और खरोश होता है, क्योंकि बाबा साहब उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी जब बाबा साहब लंदन में अपनी शिक्षा प्राप्त करी, बड़ौदा के महाराज के माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से जब वो शिक्षा प्राप्त करके और सबसे बड़े वकील बने, और उस टाइम इतनी हायर एजुकेशन प्राप्त करके उन्होंने देश के लिए और हमारे समाज के लिए इतना बड़ा काम किया। आज आप कहीं देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी विश्वविद्यालय में जाके देखो, आज जो युवा है
वो युवक बाबा साहब के पूरे अध्ययन पर और उन्होंने जो अपना जीवन जिया और जिन्होंने अब तक वो किया उसमें PhD कर रहे हैं, उसमें बाबा साहब ने क्या क्या अपना मेहनत परिश्रम किया और हमारे समाज के लिए क्या किया। तो कई आज के युग में भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के माध्यम से हम और हमारा युवा चल रहा है। अब यूनिवर्सिटी की बात कर दी हो तो मैडम है यूनिवर्सिटी से तो बाबा साहब का विचार ने प्रचार प्रसार के ताणी आपकी कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ कार्यक्रम है या सरकार की ओर से कोई कार्यक्रम है तो बताओ। सर यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी एक अंबेडकर लाइब्रेरी सर, जिसका कि अभी कुछ समय पहले ही उद्घाटन हुआ है। आप सर उसमें आके देखिए, बहुत ही आधुनिक तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में वो लाइब्रेरी बनाई गई है और जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो उसमें अध्ययन करते हैं और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उसमें व्यवस्था की गई है। वो लाइब्रेरी सर अंबेडकर जी पर ही है और हम तो हमारे जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के सर जो छात्र हैं उनको हम यही कहते हैं कि बच्चों अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहो, क्योंकि बाबा जो हमारे अंबेडकर साहब थे उनके यहाँ से हमें वो अधिकार मिले हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना जतन किया, ये देखिए, क्योंकि वो ये बात कहते थे कि मैं जैसे पढ़ाई की बात होती थी तो वो कहते थे कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। सर मैं एक घटना सुनाती हूँ आपको कि उनको चाय बहुत पसंद थी। तो एक बार की बात है कि उनका एक जो अपने यहाँ पे कार्य करते थे तो वो उनके लिए चाय बना के गए रात को। सुबह वो आए तो आकर के देखा कि वो चाय यूं की यूं रखी हुई थी और बाबा साहब रात को पढ़ रहे थे, सुबह तक भी पढ़ रहे थे। तो फिर वो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला, सर बाबा साहब आप इतना कैसे पढ़ते हैं, देखिए आपने चाय तक भी छोड़ दी। तब उन्होंने सर बहुत बड़ी बात कही कि मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तो हम यही कहती हूँ सर कि उनको समझना और समझ के उनके विचारों को आगे बढ़ा देने में हम राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक हों चाहे हमारे जो हमारा प्रशासन है वो पूरा योगदान देता है। ये बिल्कुल सही बात थे कही डॉक्टर साहब के। एक कार्यक्रम आधा घंटा का कार्यक्रम है, डॉक्टर साहब ने समझ वो बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ। लेकिन अपने समय की सीमा है जी जी। तो नवरत्न जी और डॉक्टर लक्ष्मी जी था हमारा कार्यक्रम में पधार्या, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने उम्मीद है कि कार्यक्रम के माध्यम से और डॉक्टर साहब का जो विचार है हमारे प्रचार प्रसार हो और माँ को यूथ और माँ का देश को युवा किसान और सब लोग बहुत लाभान्वित हुई। तो राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।